नमस्कार मित्रों, एक क्वेरीज आई है। क्वेरीज में वो लिखते हैं कि सर मुझे कोविड हुआ था और मैंने बुखार लगा था, खांसी हुआ था, तो मैंने दवा लिया था और उसके बाद तो वो ठीक हो गया। 5-10 दिन तक बुखार रहा था, लेकिन अभी 2-3 महीना गुजर गया है, लेकिन अभी हमको खांसी फिर से हो रहा है। हालांकि फिर जांच कराया तो इस बार कोरोना नेगेटिव है, लेकिन खांसी रह रहा है और दम फूलता है चलते हैं तो। मैंने डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस की ओर जा रहा है आपका ये। मुझे डायबिटीज़ भी है, हालांकि मैं कंट्रोल में रखता हूँ और ये मेरा लिपिड भी बढ़ा रहता है। तो कृपया कर इसमें गाइड करें कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है और क्या ये ठीक हो सकता है, इसमें मैं क्या करूँ। तो एक मित्र ने पूछा कि पहले तो मैं धन्यवाद दे दूँ। उन्होंने पूछा कि उनको कोविड हुआ था करीब 2-3 महीना पहले, 2 महीना पहले, और उसके लिए वो दवा खाए थे, प्रॉपर तरीके से दवा खाए थे और 10-15 दिन में वो सब बुखार उखार सब ठीक हो गया था। कोरोना भी नेगेटिव हो गया था। अभी भी कोरोना नेगेटिव है, लेकिन इधर उनको खांसी शुरू हो गया है और कहीं भी चलते हैं तो हाँफने लगते हैं। पहले जितना दौड़ लेते थे अब उतना नहीं चल पाते हैं और उनको ब्लड शुगर भी है और ओबेसिटी के अभी पेशेंट हैं, वो लिपिड भी बढ़ा हुआ है। तो उनको डॉक्टर से दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पल्मोनरी फाइब्रोसिस शुरू हो रहा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की ओर आप जा रहे हैं, जो कि कोरोना का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, ऐसा उन्होंने उनके चिकित्सक ने कहा। तो वो हमसे जानना चाहते हैं कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस क्या है और ये क्यों होता है कोरोना में, चाहे और भी किसी बीमारी में होता है कि नहीं होता है, और इसका इलाज क्या है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ, क्योंकि भोजन बदल के और क्रियाशीलता जीवन का मैं एक्टिविटी बढ़ा करके मैं हर बीमारी को ठीक करने में भरोसा रखता हूँ। तो इसीलिए लोग मुझसे अलग अलग सिस्टम के बीमारियों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछते रहते हैं, जिसका जवाब मैं फर्दर वीडियो बना के देते रहता हूं। आप लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरा सबसे फेवरेट बीमारी एसएलई है, और एसएलई एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस बहुत कॉमन है। तो नॉट अनकॉमन भी नहीं कह सकते, अच्छा खासा कॉमन है। तो इसीलिए और इस सब चीज़ों को हम लोग जड़ से ठीक करते हैं, लेकिन ये केवल दवा से ठीक नहीं होता, क्योंकि बीमारी एकांगी नहीं होता, उसको होलिस्टिकली देखना होगा, समग्रता से देखना होगा, तभी आप बीमारी को जड़ से ठीक कर पाइएगा। जैसे आपने कहा कि आपको डायबिटीज़ भी है, आपको मोटापा भी है, तो ये डायबिटीज़, ये मोटापा और ये आपको कोरोना हुआ और आपको कोविड हुआ और आपको अब फाइब्रोसिस हो रहा है, खांसी हो रहा है, ये कोई अलग अलग बीमारी नहीं है। इसको अलग अलग नज़रिए से मत देखिए। यदि आप होलिस्टिकली सोचिएगा तो ये सब का सब ठीक होगा इकट्ठे। इस बात को समझिए, क्योंकि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। मैं हमेशा कहता हूं कि बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौट आना आसान हो जाएगा। जिन राहों पे चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक जिस ढंग का भोजन कर रहे थे, जिस ढंग का जीवन शैली आप बिता रहे थे, जब तक आप उस भोजन को नहीं बदलिएगा, जब तक उस जीवन शैली को नहीं बदलिएगा, ये बीमारी नहीं जाएगा। तो पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये फाइब्रोसिस क्या भला है, लंग फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस किसको कहते हैं और ये क्यों होता है कोरोना में। हालांकि अलग अलग वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी समझाते आया हूँ। फाइब्रोसिस का अर्थ होता है कि कोई भी चीज़ जो नॉर्मल ढंग से बनावट है शरीर में, उसके जगह पर एबनॉर्मल बनावट हो जाए ड्यू टू डैमेज। जैसे कहीं पर कोई घर था तो उसमें जो है कि कोई दीवार टूट गया, तो अब हम उसमें पैच कर दिए, तो पैच कर दिए तो ओरिजिनल तो नहीं रहेगा, वो हमको घाव हुआ था और ये घाव भरा तो अब ये स्कार दिख रहा है। तो जैसे स्कार चमड़े में दिख रहा है, उसी प्रकार से स्कार लंग में भी हो जाए। लंग डैमेज हुआ, वहाँ पर तेजाब निकला, साइटोकाइन आया, साइटोकाइन लंग को, पैरेन्काइमा को डैमेज किया, तो अब क्या है, उस डैमेज का अवशेष रह गया है और उसके वजह से, और चूँकि हम अपना जीवन शैली नहीं सुधारे, इसलिए वो अब जो है कि डैमेज अभी भी होते जा रहा है। तो कंटिन्यूसली डैमेज होते जा रहा है। तो भले हमारा कोरोना नेगेटिव हो गया, लेकिन वो जो प्रोसेस है जो शुरू हो गया वो अभी भी जारी है, तो हमको अभी भी दिक्कत बढ़ते जा रहा है। तो आप पहले समझिए कि जो हमारा लंग है
वो सब फाइब्रोसिस क्यों होता। तो आप लंग को तो हम आपको अलग अस्थमा का वीडियो भी बनाया, उसमें भी आपको बताए थे कि जो हम सांस लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है, सांस लेते हैं नाक से, फिर उसके बाद वो जाता है ये पैलेट में, पैलेट के पास फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में, और ये ट्रैकिया जो है डिवाइड करता है ब्रोंकस में, ब्रोंकस के बाद फिर ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्योल्स में जाता है, और ब्रोंक्योल्स भी अलग अलग होता है, टर्मिनल ब्रोंक्योल, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स, और फिर वहाँ से एयर सैक में जाता है। तो इस ढंग से करीब करीब यहाँ से चलिएगा तो ट्रैकिया से चलिएगा तो करीब करीब जो है कि 8 से 14 डिविजन्स रहता है, 2 गो लंग होता है। राइट लंग जनरली 450 ग्राम का होता है, लेफ्ट लंग जो होता है वो 400 ग्राम का होता है। तो यही है। और फाइनली हम जो सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, एयर सैक में जाता है। एक आदमी में कितना एयर सैक होता है, करीब करीब 20 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास जो अल्वेओलाई होता है एक आदमी में। तो और जो हम जब ये सांस लेते हैं तो वो जो है कि ये नेजल पैसेज से होकर के आपका लैरिंग्स में गया, फिर फेरिंग्स में गया, लैरिंग्स में गया, ट्रैकिया में गया, ब्रोंकस में गया, ब्रोंकाई में गया, और फिर जो है आप इसको ऐसे समझिए कि जो ट्री होता है, ट्री को उल्टा कर दीजिए, तो ट्री को उल्टा कर दीजिएगा तो समझिए आपको लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम बन जाएगा। तो सबसे अंतिम में क्या होगा, पत्ता, और सबसे शुरू में क्या होगा, जड़। तो ट्री जो है, ट्री ऐसे है, उसको उल्टा कर दीजिए तो वही हो जाएगा आपका लंग। तो आप सांस लिए और फाइनली आपको अल्वेओलाई तक में चला गया। अल्वेओलाई में जो जाता है कण, जो जाता है वो 1 माइक्रोन तक का कण जो है अंदर जाता है। रेस्पिरेटरी जो ब्रोंक्योल्स होता है वहाँ पर 5 माइक्रोन से छोटा चीज़ ही जा पाता है, 5 माइक्रोन से ऊपर का चीज़ नहीं जा पाता है। वायरस का साइज है 0.12 माइक्रोन। पहले माना जाता था कि ड्रॉपलेट का इन्फेक्शन है, लेकिन अभी नया शोध में पता चला कि ये एरोसोल में ट्रांसमिट होता है। खैर उस पचड़े में नहीं पड़िए, वो बहुत बड़ा चीज़ है, तो उस पर हम वीडियो बनाए थे, यूट्यूब हटा दिया, तो खैर उस पर हम नहीं पढ़ेंगे। आप इसको समझिए कि तो जो भी छोटा छोटा कण है, वायरस अंदर गया तो, और अंदर गया वो अटैच हो गया। एक आदमी जो सामान्य है उसके अंदर भी वायरस गया, लेकिन उसको दिक्कत नहीं हुआ, और आपके अंदर गया वायरस तो तुरंत प्रतिक्रिया शुरू हो गया। वो वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनने लगा, उसके खिलाफ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स आने लगा, और वो झगड़ा इतना तगड़ा हुआ कि अगल बगल का डैमेज हो गया सेल। जैसे कि कहीं पर चोर है और कहीं पर पुलिस है, तो जब तक पुलिस कम मात्रा में था, चोर बेतहाशा बढ़ रहा था। अब पुलिस भी बराबर हो गया, चोर भी बराबर हो गया, तो दोनों तरफ से फायरिंग हो रहा है। तो चोर और पुलिस का जो फायरिंग होगा तो खाली चोर और पुलिस ही थोड़ी मरेगा, वहाँ पर भगदड़ मचेगा, तो नॉर्मल पब्लिक भी मरेगा। अगल बगल का जो घर है, उसका जो है कि खिड़की है, उसका शीशा वैसा भी टूटेगा, तो वो जो टूटेगा तो वो भी सब डैमेज होगा। तो कहने का मतलब, जब लड़ाई वायरस और आपके इम्यूनिटी में होगा तो अगल बगल का लंग भी डैमेज होगा, और उसके वजह से आपको जो है कि वायरस तो कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपना भोजन नहीं चेंज किए हैं तो वो जो बनने लगा आपके शरीर में इम्यूनिटी, जो हाइपर इम्यूनिटी, इसको एलर्जी कहते हैं, वो एलर्जी आपके लंग को ही खाता रहेगा हमेशा, चूँकि आप भोजन नहीं बदलें। तो इसीलिए वो आपको कंटिन्यूअसली फाइब्रोसिस कराते रहेगा। और जब लंग में फाइब्रोसिस होता है, फाइब्रोसिस में क्या होता है, जो लंग जो होता है, तो आपका जो बताया सबसे आखिर में क्या होगा, अल्वेओलाई। और अल्वेओलाई का क्या काम होता है, CO2 को खून की नली से लेकर के बाहर निकाल देना, और वो आपके एक्सहेल कीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं सांस में वो अल्वेओलाई में आया और अल्वेओलाई से चला गया पल्मोनरी आर्टरीज में, ऐसे करके यही काम होता है टोटल। तो CO2 को जो खून के, चूँकि अल्वेओलाई के चारों तरफ कैपिलरीज होता है, तो यही कैपिलरीज से एक्सचेंज होता है जो है कि, तो CO2 यहाँ से आ गया अल्वेओलाई में, और अल्वेओलाई से CO2 बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो आप लिए वो ऑक्सीजन आया और फिर वो खून में मिल गया, वो हार्ट में गया, और हार्ट जो हर उसको हर जगह पहुँचा दिया। एक चीज़ जान लीजिए कि सबका बैलेंस है शरीर में, सब कुछ एक तरीके से होम्योस्टेसिस बोलते हैं उसको, एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, उसमें से कोई भी अंग गड़बड़ाएगा तो दूसरे पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो अगर कोई डॉक्टर होलिस्टिकली सोच रहा है तो वो सब चीज़ों को सोचेगा, तो वो आपको जड़ से ख़त्म करेगा। लेकिन अगर आप एकांगी ढंग से सोचिएगा, किसी खास एक बीमारी को लेकर सोचिएगा, तो बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो आपको जो बताया, तो इसमें होता क्या है कि जो लड़ाई जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपके अल्वेओलाई में हो रहा है। अब 20 करोड़ से 40 करोड़ अल्वेओलाई है, हर अल्वेओलाई में
आपका एयर नहीं जाता है, करीब करीब 20, 30, 40% जो आपका अल्वियोलाई है वहाँ तो कभी एयर पहुँचता ही नहीं। हाँ, जब बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं आप, तब उसमें से भी करीब करीब 80-90% अल्वियोलाई तक ही पहुँच पाते हैं। बहुत सारा को तो वो इनएक्टिव फेज अवस्था में रहता है। तो जब लड़ाई हो रहा है अल्वियोलाई में, तो अल्वियोलाई डैमेज हो रहा है, गल रहा है। अब गल रहा है तो फिर उसका रिपेयर भी होगा। तो जो रिपेयर होता है, जाहिर सी बात है अल्वियोलाई जिस चीज़ का बना हुआ है ठीक वैसा ही तो रिपेयर नहीं होगा। फिर वो उसमें फाइब्रोसिस, एक फाइब्रोसाइज्ड कोलेजन बनाएगा और वो असामान्य ढंग से रिपेयर हो जाएगा। तो जैसे मान ली कहीं पर आपको चमड़े में छिला जाता है, तो नॉर्मल चमड़े में आपका बाल होता है, लेकिन जहाँ पर भी छिला जाता है वहाँ पर देखिएगा बाल नहीं निकलता। तो वहाँ पर बाल नहीं निकलता क्योंकि वो वहाँ पर स्कार बन गया है। तो जहाँ पर स्कार बन जाता वहाँ पर बाल नहीं निकलता। जैसे कि अगर कोई सर में चोट लग जाए किसी का, तो वहाँ पर देखिएगा बाल नहीं निकलेगा। तो लेकिन चमड़ा हिल कर जाएगा, लेकिन उसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। तो उसी ढंग से फाइब्रोसिस अगर हो जाए वहाँ, तो क्या होगा कि वहाँ पर और ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा। वहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज हो नहीं रहा है और उस ढंग से वो पूरा डायलेट हो नहीं रहा। अगर ज़्यादा मात्रा में लंग में अगर फाइब्रोसिस हो जाए तो क्या होगा कि आपका जितना सांस लीजिएगा पूरा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, पूरा सांस नहीं ले पाइएगा, इससे ज़्यादा आप सांस ही नहीं ले पाइएगा। और तो जाहिर सी बात है सांस नहीं ले पाइएगा पूरा, तो ऑक्सीजन पूरा तरह से नहीं अंदर जा पाएगा, तो आपको डिस्निया होने लगेगा, आप चलिएगा तो हाँफने लगिएगा, है ना, और जल्दी थक जाइएगा। तो यही चीज़ आपको हो रहा है और खांसी रहेगा जो कि आपको हो रहा है। तो ये चीज़ आपको मिलने लगेगा। ये बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ की श्रेणी में आता है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की श्रेणी में आता है। तो लंग फाइब्रोसिस केवल कोरोना से नहीं होता, लंग फाइब्रोसिस का बहुत सारा कारण है। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कह सकते हैं। ये इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, क्योंकि बेसिकली इसमें इंटरस्टिशियम डैमेज हुआ। तो और इसमें क्या क्या आता है, अल्वियोलर का एपिथेलियम जो कि सिंगल लाइन होता, और उसके बाद कैपिलरीज हो गया, एंडोथेलियम चूँकि उसमें खून है और वही खून से ऑक्सीजन इधर जा रहा है और CO2 इधर आ रहा है, तो वो होता है। और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो यानी अल्वियोलाई का वाल, और जैसे आप उसको देख सकते हैं फोटोग्राफ में, देखना चाहते हैं तो फोटोग्राफ में देख सकते हैं किस ढंग से वो होता है, वो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि वो जो डैमेज होगा तो आपको वो पूरा डैमेज होगा। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ये तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहीं पर, यही देखिए यहाँ से आपका ऊपर तो ब्रोंकस वंकर सब आया, और उसका देखिए ये ब्रोंक्योल आ गया, ऊपर ब्रोंकाई है। अब ब्रोंकाई के बाद टर्मिनल ब्रोंक्योल आ गया, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल आ गया, और फिर अल्वियोलर डक्ट आ गया, और फिर यहाँ पर देखिए अल्वियोलाई है, ऐसे एयर सैक है। तो ये 40 करोड़ एयर सैक होता है ये एक आदमी में। तो सोचिए एक लंग में 20 करोड़ के आसपास होगा। और जब इसको जब देखिएगा तो इसके चारों तरफ खून का नली होगा, तब तो खून के नली से जो है कि CO2 निकल करके इसमें आएगा और बाहर निकल जाएगा, और ऑक्सीजन इधर से आ रहा है और यहाँ से खून के नली में चला जाएगा। तो ये देखिए, यदि इसको आप देखिएगा तो ऐसा अल्वियोलर स्पेस है, और इसमें जो ये टाइप 1 निमोसाइट है, और यहाँ देखिए यहाँ पर खून का नली है, इसमें एंडोथेलियम है, कैपिलरीज का ल्यूमेन है, और यहाँ एंडोथेलियम है। तो और बीच में जो है कि इंटरस्टिशियल सेल है। तो इसमें जो लड़ाई झगड़ा होगा तो क्या होगा, ये पूरा डैमेज होगा, तो इसमें फाइब्रोसिस शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये ब्रोंक्योल से, और इसमें अल्वियोलाई वगैरह सब आपको दिख रहा है, ये अल्वियोलर बाल। लेकिन इसमें क्या होगा, ये पूरा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और ये पूरा जो है फाइब्रोज कर जाएगा। तो आपको देखिए जो है फाइब्रोज कर जाएगा, तो इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो ये लंग जो है देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके लंग जो है आपका वो हाइलाइन मेम्ब्रेन जैसा बनने लग जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये होने लगता है। तो आप ये देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको हनीकॉम्ब लंग बन जाएगा। इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन में साइटोकाइन निकलेगा, और साइटोकाइन क्या करेगा, यहाँ पर देखिए फाइब्रोसिस शुरू करा देगा। ये फाइब्रोजेनिक साइटोकाइन आएगा, फाइब्रोसिस शुरू करा देगा। तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन एक्सचेंज होना यहाँ से बंद हो जाएगा। सपोज कीजिए आपको 40 करोड़ अल्वियोलाई है और उसमें से आपका 20-30 करोड़ खराब हो गया, तो आपको 10-20 करोड़ बचा ना, तो वहाँ से आपको लंग फिर जो है कि गड़बड़ अवस्था में आ जाएगा। तो बहुत सारा कारण होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का। तो वो आप देखिएगा, और ये देखिए किस ढंग से वो डैमेज हो करके किस ढंग से हो जाता है। ये लंग जो है इस प्रकार से दिखने लगता है। तो कहने का मतलब, तो ये आप तो इसमें बेसिकली वो जब फाइब्रोसिस हो जाएगा तो स्ट्रेच नहीं हो पाएगा और ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और ये प्रोग्रेसिव होने लगेगा। क्योंकि आप भोजन बदले नहीं है, आपका एक एपिसोड हुआ था, आप उसमें दवा उस समय चलाए, उसके बाद आप अपना भोजन नहीं बदले, जीवन शैली नहीं बदले, आप बोले कि आपको डायबिटीज़ भी है,
तो डायबिटीज़ में डॉक्टर आपको बोल दिया कि डायबिटीज़ जड़ से नहीं जाता, आप उस बात को मान लिए तो जाहिर सी बात है वो ख़त्म तो हुआ नहीं, वो तो प्रोग्रेस करते चला जाएगा, तो आपको अल्टीमेटली भयंकर बीमारी शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं लंग फाइब्रोसिस। और कभी कभी ये जब पूरे में हो जाएगा तो फिर लंग फेल हो जाएगा, फिर आपको लंग ट्रांसप्लांट करना होगा। जैसे अभी जो एक डॉक्टर यहाँ पर देहांत हुआ, डॉक्टर प्रभात कुमार, कार्डियोलॉजिस्ट है पटना के, तो उनको लंग ट्रांसप्लांट हुआ, लेकिन ट्रांसप्लांट कहने के लिए होता है, प्रैक्टिकली वो काम नहीं करता। वो जो है कि आपको ये हो जाएगा, जैसे देखिए आप देखिएगा कि जब आप CT स्कैन कराइएगा तो आपको जो ये ऐसा करके मिलेगा, ये देखिए फाइब्रोसिस जो आप देख रहे हैं, तो CT स्कैन में जो आपको बोला जाता है ना कितना स्कोर है, देख रहे हैं, तो ये जो जितना ज़्यादा काला काला होगा वो ठीक अवस्था है, और जहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है आपको दिख रहा है उजला उजला, तो उजला उजला मतलब यहाँ पर ये लंग बिल्कुल फाइब्रोज कर गया, वहाँ पर एयर नहीं जा रहा है। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आपको जो है कि ये देख सकते हैं, तो ये जो टिपिकल आपको ये होगा, तो ये टिपिकल वाला ये है, आपको ये टिपिकल अपीयरेंस है, और टिपिकल जो अपीयरेंस है वो ये इस प्रकार से दिखेगा, ये टिपिकल कोविड में इस प्रकार से। और सोचिए कितना परसेंट आपको CT स्कोर में बता देगा कि आपको जैसे 12/25 है कि 24/25 है कि 20, उससे आप आइडिया लग जाएगा आपको कि कितना परसेंट लंग आपका ख़राब हुआ है, तो वो है। तो इसका मतलब हुआ है कि आपका ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव बढ़ते जा रहा है। तो ये फाइब्रोसिस बहुत सारे केसेस में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लंग फाइब्रोसिस और सेकेंडरी लंग फाइब्रोसिस। प्राइमरी यानी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को बोलते हैं इडियोपैथिक जो है कि इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस। इडियोपैथिक मतलब कोई कारण नहीं है, और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में बहुत सारा कारण है। सेकेंडरी में जैसे आपका जो है कि ऑटोइम्यून हो सकता है, जैसे SLE में शरीर अपने खिलाफ ऑटो एंटीबॉडी बना लेता है। उसके अलावा ऑक्यूपेशनल में होता है, जैसे कोई लोग कोयला खदान में काम करता है, कोई लोग एस्बेस्टस फैक्ट्री में काम करता है, तो उसमें होता है, और ज़्यादा पोल्यूटेड एयर लेता है, उसमें होता है। फिर वायरल इन्फेक्शन से, जैसे कोविड भी हुआ, और भी वायरल इन्फेक्शन में होता है, जैसे आपका साइटोमेगेलो वायरस हुआ, फिर आपका एडिनो वायरस हुआ, कोक्साकी वायरस, वो सब के इन्फेक्शन के चलते भी होता है, TB के चलते होता है। फिर आपका और भी केसेस में होता है, जैसे बहुत सारा दवा है, एमाइड्रोन दवा खाइएगा जो हार्ट में चलता है, तो उसके चलते भी लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। रेडिएशन जब चेस्ट एक्सरे पड़ता है, अब CT स्कैन में उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चलते भी होता है। जब खासकर जो कैंसर में रेडियोथेरापी होता है तो उसके चलते भी होता है। और फिर उसके अलावा जो है कि सार्कोइडोसिस एक बीमारी है, उसमें भी लंग फाइब्रोसिस होता है। तो ये बहुत सारा काउज है। तो इसमें डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे कि आपको बायोप्सी भी कराना पड़ सकता है। तो CT स्कैन के अलावा बायोप्सी करके वो बायोप्सी में देखेंगे कि आपका वो अंदर में क्या क्या डैमेज है। तो ये तो आपको मोटा मोटी चीज़ है। तो डॉक्टर अल्टीमेटली आपको क्या देंगे, स्टेरॉयड देंगे, या फिर जो है कि एंटी फाइब्रोटिक कुछ दवा आता है, उसका नाम है पिरफेनिडिनोन, और दूसरा नाम है निंटेडेनिब नाम है, और पिरफेनिडोन नाम है। ये सब एंटी फाइब्रोटिक ड्रग है। तो ये सब रिसेप्टर लेवल पर काम करता है, बायोलॉजिकल्स बेसिकली एजेंट है। लेकिन ये सब भी रामबाण जैसा काम नहीं करेगा। अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा तो नहीं जाएगा बीमारी। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही समझाएंगे, जो कि हर वीडियो में हम बताते हैं। तो अभी हम आपको ओवरव्यू दे दिए। और इसमें होता क्या है, डॉक्टर जब जांच करते हैं तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होता है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, एक होता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ में क्या होगा कि आपको जो हम बताए थे कि ट्रैकिया हुआ, ब्रोंकाई हुआ, ब्रोंकस हुआ, ब्रोंकाई हुआ, फिर ब्रोंकियोल्स हुआ, फिर अल्वेलाई हुआ। तो लेकिन इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या होगा कि आपका जो बड़ा बड़ा जो ब्लड वेसल्स, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स सब है, जैसे कि ब्रोंकस, जैसे कि ट्रैकिया, ये सब में अगर जाम होने लगेगा, जैसे कि दम्मा में जो होता है, अस्थमा पर जो वीडियो बनाए थे वो देख लीजिएगा, तो उसमें जो जाम अगर होगा तो फिर उसको हम लोग बोल देंगे कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है। और एक हुआ रेस्ट्रिक्टिव, क्योंकि ओवरऑल हर जगह से आपको वो जो है कि हो रहा है, पूरा का पूरा समझिए तो बॉल बन गया, वो पूरा का पूरा समझिए जम गया पूरा, और जम गया पूरा लंग, वहाँ पर कभी एयर जाता ही नहीं, वो खून का नली सूख गया, वहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो गया, तो एक्सचेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीजन, तो समझिए वो उतना लंग आपके लिए डेड हो गया। अब वो चूँकि आप दवा भी खाइएगा वो भी वहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि दवा भी तो खून के नली के थ्रू वहाँ पहुँचेगा, वो भी नहीं पहुँच रहा है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 मिनट और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी दोनों का दोनों कम हो जाएगा, है ना। और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और टोटल लंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा इसमें।
तो ये चीज़ आपको इसमें मिलेगा। तो ये आपको डॉक्टर आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट कराएंगे, तो जैसे ही 6 मिनट वॉक कीजिएगा आपका जो है कि घटने लगेगा ये जो है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो मोटा मोटी आप लंग फाइब्रोसिस में जा रहे हैं, मोटा मोटी बात ये हुआ। तो वो क्यों होता, वो तो किताब में क्या लिखा हुआ वो समझ में आ गया आपको। अब हम बताएंगे कि हम उसको कैसे जड़ से ठीक करते। ये जो हमारा तरीका है होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, इसमें हम मानते हैं कि किसी को अगर कोरोना हुआ तो उसको खाली कोरोना नहीं हुआ होगा, उसको और भी 5 बीमारी हुआ होगा। वो क्यों हुआ हम अभी समझाते। तो इतना तो हर आदमी जानता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है। तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, दोनों में खाना बराबर कैसे हो जाएगा। एक आदमी जो 8 घंटा सर पर बोझा ढोए और एक वो आदमी जो 8 घंटा ऑफिस में बैठ के काम करे, इस दोनों प्रकार के मनुष्य का भोजन बराबर कैसे होगा। लेकिन अगर दोनों को बराबर भोजन देंगे, दोनों बीमार पड़ेगा। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा। तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि बीमारी क्यों होता, क्योंकि हमारा भोजन गलत होता। नंबर 2 पॉइंट, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, निमोनिया हो, कैंसर हो, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो, तो और या फिर कैंसर हो, हार्ट अटैक हो कि लकवा हो, ये सब बीमारी क्यों होता। एलर्जी के चलते। आपको डायबिटीज़ क्यों हुआ, एलर्जी के चलते। आपको जो है कि कोरोना क्यों हुआ, एलर्जी के चलते। आपको फाइब्रोसिस क्यों हुआ, एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता, इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता, चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। यानी इस धरती से अगर सब रोग खत्म कर देना है तो बंद एक ही चीज़ करना होगा, वो है चीनी। अगर इंसान इस धरती पर चीनी खाना छोड़ दे तो उसका हर बीमारी खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी आदमी चीनी कैसे छोड़ेगा जब तक उसको यही नहीं पता हो कि चीनी है क्या। फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा, जबकि दोनों तो एक ही चीज़ है। किसको कहते चीनी, जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा। तो आप सुनिए कि चीनी क्या है, जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। क्यों, हालांकि हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों, क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 24 घंटा में 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे तो गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी, जो कि अब इंसान खाने लायक नहीं बचा। क्योंकि अब कोई आदमी 8 घंटा कुदाल नहीं चलाता खेत में, किसान बैठ के तमाशा देखता और ट्रैक्टर से खेत जोताता। किसको कहते चीनी। हर चीनी मीठा नहीं होता और हर मीठा चीज़ चीनी नहीं होता। तो जब तक ये नहीं जानिएगा चीनी क्या है, चीनी कैसे छोड़िएगा। तो ये आपको मीठा लगेगा लेकिन ये चीनी नहीं है, शुगर फ्री है। समोसा आपको तीखा लगेगा लेकिन उसमें भयंकर चीनी है। किसको कहते चीनी, जो कि अब मानव जाति को नहीं खाना चाहिए। किसको कहते चीनी। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, फूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों, इस खाने में क्या बुराई है। अभी जिस भोजन का हम नाम बताए, ये वो भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मोर देन 80% है। तो ये भोजन भगवान उस आदमी के लिए बनाया जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोता हो, या फिर जो 8-8 घंटा पैदल चलता हो, इसका खाना है। अगर आप उतना मेहनत नहीं करते तो आपको ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, फैट कम से कम हो और प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है हम अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए कि 1 चम्मच चीनी खाना थोड़ी बुरा है। भगवान तो खाने के लिए बनाया, लेकिन धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने कहता। तो अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाएं और उतना चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खाएं और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा। क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो क्या कहाँ, वो तो शरीर के अंदर रह गया, तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा।
या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, यानी तो उस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग होगा। हमारा रोज का खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज खाए 4000 कैलोरी, तो ये 2000 कैलोरी कहाँ जाएगा? या तो उसको शरीर चर्बी बना के मोटापा के रूप में जमा करेगा, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाएगा, वो तेजाब अगर लंग में जाएगा तो फाइब्रोसिस करा देगा तो एलर्जी का रोग, यानी तो इस एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग कराएगा। तो अगर कोई आदमी सपोज कीजिए आप रोज़ 10 रोटी खाते हैं, रोज़ 4 गो आलू खाते हैं, आलू मान लिया आपको डायबिटीज है, आप आलू नहीं खाते होंगे लेकिन आप दूध जरूर पी रहे होंगे, एक दिन में 8-8 9 रोटी खा लेते होंगे, और शनिचर के दिन खिचड़ी भी खाते होंगे, खिचड़ी में मरवा कहा गया तो उसी में रह गया, सेव केला नारंगी भी खाते होंगे, क्योंकि ये सब कोई डायबिटीज़ का डॉक्टर बंद नहीं करता। तो ये सब खा रहे हैं तो अब तो एक्स्ट्रा कैलोरी खा रहे हैं, तो इसके बदले आपको चलना चाहिए 20,000 कदम, लेकिन आप चल रहे हैं केवल 2,000 कदम, केवल 10 से 20 मिनट आप टहलते हैं। तो ये तो कभी तो आप तो रोज का रोज एक्स्ट्रा लेते जा रहे हैं, तो जब एक्स्ट्रा लेते जा रहे हैं तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो तेजाब बनाएगा एलर्जी का रोग, नहीं तो जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का रोग। अगर चर्बी तोंद में जमा हो गया तो कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा, आपका तोंद यहाँ चल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, बाकी तोंद निकलने से कोई खास हर्जा नहीं होता। चर्बी जांघ में जमा हो गया कोई दिक्कत नहीं, बाह में जमा हो गया कोई दिक्कत नहीं, गाल इतना फूल गया कोई दिक्कत नहीं, आँख के पास चर्बी जमा हो गया उसको हम लोग जेंथेलेस्मा कहते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चर्बी अगर खून के नली में जमा हो गया तब लफड़े में पड़ जाएंगे। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था अब वो संकरा हो जाएगा, हार्ट बेचारे को संकरे नली से खून भेजना होगा, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए कोरोनरी आर्टरीज में तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो हाँफने लगेगा। दिमाग के नली में चर्बी जम जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जम जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी और पागलपन। कोई आदमी दुनिया में कोई मानसिक रोग क्यों होता? क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी रूपी कचरा जमा कर लेते हैं। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में और सांस की नली में चर्बी जमा होगा तो क्या होगा? जो है कि दम फूलने लगेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग का वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। ये मोबाइल में 12 GB रैम था, हम रोज वीडियो डाउनलोड किए तो 11.99 GB भर दिए तो क्या होगा? ये हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उस महिला से खाना नहीं बनेगा। वो क्या बोलेगी कि किचन खाली करो, हमको एकांत में खाना बनाने दो। तो जैसे उसको एकांत चाहिए उसी ढंग से शरीर के हर अंग को भी एकांत चाहिए। लेकिन आप जरूरत ज़्यादा भोजन रोज के रोज खाते चले गए तो एक आदमी अगर बिल्कुल मेहनत नहीं करे तो उसका कैलोरी खर्च नहीं है, फिर भी खर्च है। कितना खर्च है? 1500 कैलोरी। एक आदमी का जो 60 किलो का आदमी है उसको 1500 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए, क्योंकि उसके हृदय धड़क रहा है, सांस ले रहा है, वो सेल एक एक सेल चल रहा है, तो 1500 कैलोरी तो ऐसे चाहिए। और अगर कोई आदमी 1 घंटा रोज टहलता भी है तो 1 घंटा चलिएगा तो 300 कैलोरी खर्च होगा। घर में छोटा मोटा काम करना, ऑफिस में भी छोटा मोटा काम करना, बर्तन धोना, झाड़ू देना, तो इस सब में 200 कैलोरी और जोड़ लीजिए। तो कोई आदमी अगर 1 घंटा टहले भी और घर का काम भी करे, ऑफिस का भी काम करे तो दिन भर में कितना कैलोरी खर्च होगा? 1500 प्लस 300 प्लस 200 यानी 2000 कैलोरी। लेकिन जोड़ के देखिएगा तो जिसको भी डायबिटीज़ है, जिसको भी जो है कि लंग फाइब्रोसिस है, जिसको भी कोरोना हुआ, वो कम से कम जो है रोज खाता होगा 3000 कैलोरी। और एक दिन ज़्यादा खाएगा बीमारी नहीं होगा, आप रोज के रोज ज़्यादा खाएगा बीमारी हो जाएगा। खाली कैलोरी मिलाने से नहीं होगा। आप बोलेगा सर हमारा खर्चा 2000 कैलोरी है और एक कैन मिलेगा कोका कोला का एक कैन में 200 कैलोरी है, सर हम 10 गो कैन रोज पिएंगे। तो वैसे तो 2000 कैलोरी ही आप खाए, लेकिन खाए क्या? आप खाली चीनी खाए, खाली कार्बोहाइड्रेट खाए, प्रोटीन, फाइबर, फैट ये सब तो कुछ लेवे नहीं किए, तो उससे भी बीमारी हो जाएगा। खाली आपको कैलोरी नहीं मिलाना है रोज, बल्कि ये भी देखना है कि टोटल ओवरऑल कैलोरी जितना आपका खर्चा है उस टोटल ओवरऑल कैलोरी में केवल 30% कैलोरी ही कार्बोहाइड्रेट से आएगा, बाकी प्रोटीन, फाइबर, फैट से भी आएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो अगर हम ये सब बैलेंस नहीं करेंगे, एक दिन में 10-10 रोटी खाएंगे और जो है कि दाल बहुत कम पिएंगे 1 कटोरी, और जो है कि नहीं टहलेंगे 10 मिनट, तो हमको शरीर में चर्बी बन के क्या क्या बीमारी होगा? बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, हार्ट अटैक होगा, लकवा होगा, दम फूलेगा, और जो है कि मानसिक रोग होगा, लीवर किडनी फेल हो जाएगा। ये तो चर्बी जमने से हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता, वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। आप बोलेगा सर किताब में चर्बी तो लिखा हुआ है कि चर्बी जमता है तो फैटी लीवर भी होता है, मोटा जाता है आदमी, लेकिन शरीर तेजाब नहीं लिखा हुआ है। तेजाब आप खुद बोले हैं, तेजाब हम बोलते हैं लेकिन किताब में तेजाब नहीं लिखा हुआ है। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बनाता, वो किताब में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, किताब में लिखा हुआ है
ये फ्री रेडिकल्स, किताब में लिखा हुआ ऑटो एंटीबॉडीज, किताब में लिखा हुआ है कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, उसको हम एक लाइन में कहते तेजाब। शरीर एक्स्ट्रा चिली से तेजाब भी बनाता, वो तेजाब भी अलग अलग डैमेज करता है। तो जो है कि अगर खून के नली में तेजाब जाएगा तो क्या होगा, खून का थक्का थ्रोम्बोसिस करा देगा, तो तेजाब जहाँ जाएगा उसको गलाएगा। तो तेजाब सांस की नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया हो गया। आपको ये फाइब्रोसिस भी क्यों हुआ, शुरू में तो निमोनिया होगा, बाद में जब निमोनिया हील होगा तो क्या होगा, फाइब्रोसिस, क्योंकि शुरू में डैमेज हुआ था, डैमेज हुआ तो उसका फिर रिपेयर कर दिया गया, तो रिपेयर ठीक से नहीं किया गया क्योंकि हमारा भोजन अभी भी गलत था, इसलिए रिपेयर ठीक से नहीं हो पाया, तो फिर वहाँ पर फाइब्रोसिस पकड़ लिया। तो प्रकृति हमको एक मौका दिया था कि सुधर जाने का, लेकिन हम नहीं सुधरे, अभी फिर गलते भोजन करते रह गए। अच्छा भोजन क्या है वो हम अभी समझाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि हमारा जो है कि और ज़्यादा मात्रा में तेजाब बनते गया और जो है कि हमको फाइब्रोसिस हो गया। तो सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया करा दिया। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया अर्थराइटिस करा देगा। चमड़े में तेजाब जाएगा तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफ़ेद दाग, जुड़पीती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब जाएगा, मिर्गी, पागलपन, मिर्गी मतलब एपिलेप्सी। लीवर में तेजाब जाएगा, जॉन्डिस, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता है। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना, तो यदि आपके पसीने में रोज का रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा चिकन पॉक्स का वायरस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज का रोज चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लाग, ऐसा म्यूकर माइकोसिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरेबा तो चिटिया लागबे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा स्वच्छता अभियान में, अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता, यानी बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है, ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे। लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में है। एक सामान्य मनुष्य आज की दुनिया में पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले चलता कौन? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गाँव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर लोग चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। किसान बैठ के तमाशा देखना शुरू कर दिया और ट्रैक्टर से खेत जुताने लगा, परौली जलाना शुरू कर दिया, इसीलिए चीनी जहर हो गया। तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट लेते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो ये सब खाना अभी भी आप ले रहे थे, आप दूध पी रहे थे, मीठा फल, रोज एक आधे को सेव खाते थे, रोज जो है कि एक दिन में 10-12 रोटी आप खा लेते थे, तो अभी सब आदत छोड़ दीजिए। तो फिर खाइएगा क्या? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम कर दे तो दाल रोटी खा के रहो, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो क्या खा के रहिएगा? दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। सुबह शाम 2 कप चाय के अलावे अलग से दूध, हॉर्लिक्स, बोर्नवीटा, कम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर, मटर पनीर के सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल मार निकाला हुआ तसला वाला, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन। 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना, और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल कभी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में मार यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी मार में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला चावल, सप्ताह में 3 दिन। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला। आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम। फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, जमीन के नीचे उगने वाला कुछ नहीं खाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना। छोटा मछली खा सकते, सप्ताह में 1 दिन चिकन खा सकते,
पोल्ट्री फार्म का चिकन 400 500 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 को खाना, कौन सा भुंजा खाना, गेहूं चना बादाम, लेकिन चावल चूड़ा मूढ़ी फरी मकई का भुंजा नहीं खाना, कौन सा फल खाना, खीरा ककड़ी टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना, अंडा रोज 2 को खाना लेकिन उसमें पीला वाला फेंक देना, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो भी दाल जम के पीना, 1 कटोरा आपका किडनी फेल है तो भी दाल जम के पीना, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना। दाल कैसे बनेगा? 50% मूंग होना चाहिए, बाकी 50% में बाकी सारा दाल, 50% मूंग और 50% में बाकी सारा दाल, मूंग मसूर अरहर उड़द चना, उसमें पालक का साग टमाटर डाल दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सुबह दोपहर रात, भोजन से पहले पहले दाल पी लिए, उसके बाद खीरा ककड़ी टमाटर 1-1 प्लेट सुबह दोपहर रात, पहले दाल पी लिए फिर खीरा ककड़ी टमाटर खा लिए, आधा ज़्यादा पेट हमारा भर गया। अब हम 24 घंटे में 3 ही रोटी खाएंगे, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। पेट नहीं भरा तो दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, और जो है कि पेट नहीं भरा तो चला 1 किलो कद्दू अकेले खा गए, 1 किलो बीन्स बोरा अकेले खा गए, वो जम के खाना, लेकिन उसमें आलू अरुई ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला मुरई सलजम नहीं डालना, अगबे हरा सब्जी खाना, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना, 24 घंटा में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, 1 सुबह 1 दोपहर 1 रात। चावल सप्ताह में 2-3 दिन खाना, उतना चावल मार निकालो तसला वाला, जिस दिन चावल खाना उस दिन रोटी 2 ही खाना। कौन सा फल खाना? खीरा ककड़ी टमाटर और कोई मीठा फल नहीं खाना। अगर कभी मीठा फल खाने का मन करे उस दिन क्या कीजिएगा, 1 कटोरा गाढ़ा दाल सुबह दोपहर रात पी लिए, 1 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर सुबह दोपहर रात खा लिए, और 1 सेव 1 आम सवेरे, 1 सेव 1 आम दोपहर, 1 सेव 1 आम रात, यानी 24 घंटे में 3 सेव 3 आम 3 कटोरा गाढ़ा दाल और 3 प्लेट खीरा ककड़ी टमाटर, बस 24 घंटे का खाना हो गया। इसके अलावा चाय बिस्कुट और जो है कि रोटी चावल और सब्जी ये सब चीज़ छोड़ देना उस दिन, जिस दिन फलाहार पर रहना उस दिन इस ढंग से करना, लेकिन फल पहले नहीं खाना, पहले दाल से पेट भरना, फिर खीरा ककड़ी टमाटर से पेट भरना, तब जाके फल खाना, इस ढंग से करना। तो वैसे तो आप फल भी खा सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा रोटियों खा लें और फल वो खा लें तो बीमारी हो जाएगा। तो आप जो हमको पूछे जिस पर हमको डायबिटीज़ भी है, हमको कोरोना भी हुआ और अभी हमको पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है अब आपको समझ में आ जाएगा बात, क्योंकि बीमारी क्यों होता है आपको समझ में आ गया, क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीनी खाए, एक्स्ट्रा कैलोरी खाए, तो वो एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के आपके पैनक्रियाज के बीटा सेल को डैमेज किया, तो के चारों तरफ चर्बी जाम हुआ, तो बेचारा पैनक्रियाज का बीटा सेल काम नहीं कर पाया, कुंभला गया, इसलिए वो कम इंसुलिन निकालने लगा, तो इसलिए आपका ब्लड शुगर बढ़ गया, तो डायबिटीज़ का बीमारी धरा। चूँकि आप अपना भोजन नहीं बदल रहे इसलिए वो जड़ से नहीं जा रहा, क्योंकि अभी भी आप 6 रोटी 7 रोटी खा ही रहे हैं, अभी भी दूध रोटी मिला के गुड़ के खाते हैं, और दाल 3 कटोरा नहीं पी के 1 ही कटोरा पी रहे हैं, और 2 घंटा नहीं टहल के 10 मिनट टहल रहे हैं, तो वो फिर तो ठीक तो होगा नहीं। तो आपका वो चर्बी जमा था और तेजाब से भी पैनक्रियाज का बीटा सेल डैमेज होता है, तो आपको डायबिटीज़ हुआ था, और एक्स्ट्रा चीनी चर्बी बन के आपके सांस की नली में भी जमा हुआ था, तो सांस की नली संकरा हो गया था, उसके चलते भी ऑक्सीजन पहुंचना कम हो गया, और वहाँ पर एक्स्ट्रा चीनी से तेजाब भी बना था, वो तेजाब भी आपके सांस की नली को गलाया था, तो शुरू में आपको निमोनिया हुआ था, माइल्ड निमोनिया, जिसके लिए आप दवा खाए थे 15 दिन, तो वो ठीक हो गया था, और अभी उसमें फाइब्रोसिस हो रहा है, क्योंकि वो ऑन गोइंग प्रोसेस जारी है, वो तेजाब अभी भी बन रहा है और उसको आप चेंज नहीं किए हैं, उसका रिपेयर नहीं हो पाया, क्योंकि रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए था, लेकिन आप जो भोजन खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन बिना मेहनत के ऑब्जर्व होता नहीं, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, दाल राजमा सोयाबीन अंडा, तो दुर्भाग्य से यही चारों चीज़ आप कम खा रहे हैं, तो और रोज़ टहल भी नहीं रहे, तो इसीलिए आपका वो जो लंग में डैमेज हुआ था वो ठीक से रिपेयर नहीं हो पाया, तो अभी क्या फाइब्रोसिस जारी है। तो अगर इसी ट्रैक पर रहिएगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के और क्या क्या होगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया घबराहट बेचैनी अनिद्रा मिर्गी पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज गैस बवासीर पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू मलेरिया टाइफाइड चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक लकवा कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्य कितने होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है, 6 ही कारण से होता है। नंबर 1 ज़्यादा चीनी खाना, यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा कैलोरी और ज़्यादा फैट वाला भोजन करना। नंबर 2 कम फाइबर और कम प्रोटीन वाला भोजन करना, 24 घंटा में जो है कि 60 ग्राम प्रोटीन भी नहीं लेना। नंबर 3 कम से कम 2 घंटा भी रोज़ नहीं टहलना, तो घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। नंबर 4 कम से कम आधा घंटा भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना, ताकि विटामिन डी तैयार हो। हमेशा एयर कंडीशन और घर के अंदर ही रहना, बाहर नहीं निकलना।
तो उसमें विटामिन डी की कमी हो जाएगी, कम से कम 6 घंटा भी नहीं सोना, और वर्तमान में जीवन नहीं जी करके भविष्य में जीवन जीना, तो उसके चलते भी बीमारी हो जाएगा। तो यही 6 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस 6 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसी का डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अब आपको अगर ये जो है कि ठीक होना है तो आपको अब उल्टा काम करना होगा। याद रखिए, हम आपको क्या बोले थे, बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे तत्क्षण पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ यार। लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिया जाए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप जम के चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, इनमें से कुछ न कुछ चीज़ आप खाते थे। आप 10 रोटी रोज खाते थे, दूध पीते थे आधा किलो रोज, मीठा फल भी खा लेते थे रोज, और टहलते थे केवल 10 मिनट। अब जम के टहलना शुरू कीजिए 2 घंटा। दाल नहीं पीते थे, अब 3 गड्ढा गाढ़ा दाल रोज पीने लगिए। खीरा, ककड़ी, टमाटर रोज नहीं खाते थे। गाजर, चुकंदर और मुरई, सलजम, प्याज भी सलाद के रूप में खाते थे, अभी सब नहीं खाना। सलाद के रूप में जमीन के ऊपरे वाला चीज़ खाना। उसमें क्या है, उसमें है जो है खीरा, ककड़ी, टमाटर। तो अब खीरा, ककड़ी, टमाटर 1 प्लेट सुबह, दोपहर, रात, दाल जम के। पहले दाल पिए, खीरा, ककड़ी, टमाटर खाए, आधा ज़्यादा पेट भर गया। आप रोटी केवल 3 खाएंगे और जम के टहलेंगे तो क्या होगा, जो चीनी चर्बी बना था वो चर्बी फिर गलेगा, और जो चीनी तेजाब बना था वो तेजाब गल के वापस चीनी बनेगा। और जो चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का गया था, तो यदि सांस की नली में छिड़का गया था तो कोरोना पकड़ा हो गया था, चीनी गिराए थे तो चीटी लगा था, तो जो है कि अब वो सारा चीनी शरीर सोख लेगा, तो जो है कि फिर से जो है कि वो आपका अभी इन्फेक्शन होना बंद हो जाएगा। तो अभी आपको कैसे मैनेज करना है, आपको सबसे पहले भोजन बदलना है, दाल पीना है और हरा सब्जी जम के खाना है, रोज टहलना है और पूरा जांच कराना है, क्योंकि आपको डॉक्टर पूरा जांच नहीं कराया कभी। पूरा जांच में CBC, LFT, KFT, TSH, NT-TPO, जो है कि CRP, ASO, ANA, NT-DS, DNA, और जो है कि आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। CBC, LFT, KFT, TSH, लिपिड प्रोफाइल, जो है कि TSH, NT-TPO, कार्सिनोम रोनिक एंटीजन, अल्फा फीटोप्रोटीन, और उसके अलावे जो है कि RA फैक्टर, VDRL, विडाल टेस्ट, उसके अलावे जो है कि टॉर्च टेस्ट, वायरल मार्कर, और उसके अलावा यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्पॉटिडिन प्रोटीन कैटिन, डी डायमर स्टडी, इंटरल्यूकिन 6 स्टडी, ये जो है कि IgE लेवल, और जो है कि आपका ये जब ये पूरा जांच कराइएगा, NT-DS DNA, कम्प्लीमेंट लेवल C3 C4, जब ये पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। कम से कम 4 से 5 में गड़बड़ी निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वो सब पहले तो पूरा जांच कराते हैं, उसके बाद मरीज को दूसरी बार में जो जांच गड़बड़ आता है उसके हिसाब से दवा लिखते हैं। जैसे अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव 2 एंटीबायोटिक दे दिए, एक एंटी फंगल भी दे दिए, एक एंटीवायरल भी दे दिए, स्टेरॉइड दे दिए, और उसके अलावा हम लोग और क्या क्या देते हैं, मिथोट्रेक्सेट और साइक्लोस्पोडिन वो देते हैं। उससे तेजाब सारा गलता है, सारा इन्फेक्शन न्यूट्रलाइज होता है, और मरीज को इसी बीच में दाल पिलाना शुरू करवा देते हैं। होलिस्टिकली, हम क्या बोल रहे हैं, होलिस्टिकली, समग्रता से, खाली दवा से नहीं। मरीज को बोलते हैं तुम बिना उसके ठीक ही नहीं होगे। याद रखिए 90% इलाज जो होता है वो आपका डाइट और एक्सरसाइज होता है, और दवा केवल 10% काम करता है। लेकिन इंसान अहंकारी होता है, वो बोलता है नहीं हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम दुनिया का सारा वैक्सीन ले लेंगे, दुनिया का सारा दवा ले लेंगे। तो इस ढंग से आप गड्ढे में गिर जाइएगा। आप देख रहे हैं कि 2-2 वैक्सीन लेके ही लोग मर रहा है, नहीं बच पाइएगा। जब तक भोजन नहीं बदलेगा, जब तक जीवन में संयम नहीं लाइएगा, कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा, कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। और आपका डॉक्टर खुद ही तोंद निकाले हुए, कहाँ से वो बचेगा, वो भी गड्ढे में गिरेगा, क्योंकि वो भी मेहनत नहीं करता, 2 घंटा नहीं टहलता, बैठे खाली रात में मरीज देखते रहता है, तो वो भी बीमार पड़ेगा। इसलिए दूसरे को आप इलाज कर रहे हैं सही है, लेकिन सबसे पहले उसका रोल मॉडल बनिए, और खुद गड़बड़ चीज़ मत खाइए, रोज़ टहलिए। तो देखिएगा जब आप बीमार नहीं रहिएगा तो सामने वाला भी बीमार नहीं रहेगा। तो रोज़ टहलिए। जब हम इस ढंग से इलाज करते हैं तो मरीज को जो है कि पूरी तरह से हम लोग ठीक करते हैं। आप देखिए एक बीमारी जो हमारा फेवरेट बीमारी है, देखिए ये एसएलई है, क्या मुझे लूपस है। और इस लूपस बीमारी में देखिए गठिया भी होता है, बुखार भी होता है, लंबे समय तक थकान भी रहता है, इसमें एनीमिया हो जाता है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन 9 से नीचे, इससे गुर्दा भी यानी किडनी भी खराब होता है, इसमें सीने में भयंकर खांसी होता है इसमें, और चकत्ता निकलता, और इसमें और क्या क्या होता है, बाल झड़ता, धूप से एलर्जी होता, और रक्त का थक्का यानी कि थ्रोम्बोसिस होने लगता है, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसके अलावा आंखों का रोग,
और भयंकर मानसिक रोग, मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है, मुंह में छाला। ये एक ही बीमारी का अलग लक्षण है। इसको हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, और इसमें भी देखा गया है होता है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, और इसको हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। देखिए हमारे रूम में चैम्बर में वही एगो बोर्ड आप देख रहे हैं। तो इसी ढंग से हम बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। लेकिन हम जड़ से तभी ठीक कर पाएंगे जब आप भोजन बदलिएगा। आप सोचिएगा बिना भोजन बदले ठीक हो जाए, तो ये नहीं होगा। तो अभी आप क्या क्या कीजिएगा, अभी तो आप पहले तो पूरा जांच कराइएगा। उसके बाद जो है कि आज दूसरी बात है, डायबिटीज आपका जड़ से जाएगा। याद रखिए, डायबिटीज हम लोग जड़ से ठीक करते हैं। वो वाला काम नहीं है कि दवा जिंदगी भर चलेगा। मेडिकल साइंस क्या कहता, दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे। दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, यानी चारों हंसी खुशीपूर्वक रहे, कोई किसी से ख़त्म नहीं हो। तो इस ढंग से तो मरीज लुटाते रहेगा। तो लेकिन इस तरीके से जाइएगा तो ये लुटाना बंद हो जाएगा। और जो है कि 2 घंटा रोज़ टहलना शुरू कीजिए। शुरू में टहलने में हाफिएगा, 10 मिनट चलिए रुकिए, 10 मिनट चलिए रुकिए। दाल जम के पीना शुरू कर दीजिए। रोटी केवल 3 खाइए, हरा सब्जी जम खाइए, खीरा ककड़ी टमाटर जम के खाइए। और शुरू में पूरा जांच कराएंगे, उसका 1 महीने के बाद केवल उसी जांच को रिपीट करेंगे जो गड़बड़ आया था। तो फिर हम उसको फिर उसी हिसाब से दवा चलाएंगे। जो है तेजाब को गलाने के लिए हम लोग स्टेरॉइड चलाएंगे, और या फिर एजाथ्रोपिन चलाएंगे, या फिर साइक्लोस्पोरिन चलाएंगे, या मिथोट्रेक्ट चलाएंगे, या फिर माइक्रोफेनोलेट मोफेटिल चलाएंगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चलाएंगे, फेक्सोफेनाडिन चलाएंगे, और जो है कि एक अच्छा एंटी फंगल देंगे इट्राकोनाजोल, और एंटीबायोटिक में सेफोरेक्सिम लिवोफ्लोक्सासिन चलाएंगे, और जो है कि एंटीवायरल में वालसाइक्लोविर चलाएंगे। ये सब जब इकट्ठे चलाएंगे तो आप बोलिएगा सर हम तो कबड्डी के खेल में सबको छू के आ गए, हमको कोई नहीं पकड़ा। एक बार गए, मिलजुल के पकड़ा तो पकड़ा गए। जब होलिस्टिकली जब आइएगा समग्रता से, तब जो है कि देखिएगा आपका डायबिटीज़ भी ठीक होना शुरू हो गया। डायबिटीज़ का जो डोज चलता था वो एक दिन में 3 गोली खाते थे डायबिटीज़ का, अब 2 गोली पर आ गए या फिर 1 गोली पर आ गए, और डायबिटीज़ भी ठीक होगा। तो जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे, उसका उल्टा काम कीजिए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक एक दिन में 6 रोटी खाते थे, 7 रोटी खाते थे, और दूध भी पीते थे आधा किलो रोज़, मीठा फल भी खा लेते थे रोज़। तो अभी सब सारा चीज़ छोड़ दीजिए। दाल नहीं पीते थे, दाल जम के पीने लगी, हरा सब्जी जम के खाने लगी, तो 5 किलो वजन तो 1 महीने में कमेगा। सारा चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन इस ढंग से इलाज करना मेडिकल साइंस की किताबों में नहीं लिखा हुआ है। मेडिकल हम तो रोज़ ड्यूटी कर रहे हैं, कोरोना में क्या देखते हैं, मरीज मर रहा है, क्योंकि हम लोग वो जो है ना गाइडलाइन से बंधे हुए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो मरीज हम पर भरोसा दिखाता है उसको बोलते भैया तुम यहाँ से छुट्टी लो और हमसे मिलो, अलग से मिलो, हम दवा लिखेंगे, वो दवा खाओ ठीक हो जाओगे। लेकिन जो मरीज को भरोसा नहीं होता उसको हम प्रोटोकॉल के हिसाब से, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है गाइडलाइन, और गाइडलाइन कैसे गड़बड़ हुआ आप खुद देख रहे हैं। जो अभी एक बहुत बड़े डॉक्टर मरे, खैर जो महात्मा मर गए उनके प्रति हमारे मन में पूरी श्रद्धा है, लेकिन उनका कुछ बात था जो के अग्रवाल, देखिएगा बहुत सारा पद्मश्री डॉक्टर थे, उनका बहुत सारा वीडियो बना हुआ है। वो मरीज उनसे क्वेश्चन पूछता था, वो जवाब देते थे। क्या बोलते थे, हाँ हमारा CT स्क्वायर 12 है, 12/25 है, और जो है कि हमको बुखार है, हमको खांसी है, क्या करें, हाँ तो तुम ऐसा करो स्टेरॉइड ले लो, ब्लड थिनर ले लो। नहीं भैया, तो आप उसको एंटीबायोटिक देवे नहीं किए, एंटी फंगल देवे नहीं किए, बाद में जाके म्यूकर बनेगा उसको, और उसको दाल पिलाना बोलवे नहीं किए, रोज़ 2 घंटा टहलना बोलवे नहीं किए, वो तो कभी ठीक नहीं होगा। ये चीज़ दिक्कत है, यही चीज़ सबसे बड़ा दिक्कत है। तो भगवान तो दुनिया सही बनाया, हमको जीना नहीं आया। तो इसीलिए दूसरे को दोषारोपण मत कीजिए कि कोरोना का लहर क्यों आया, क्योंकि फलनवा मास्क नहीं लगाया। इसलिए ये समझिए कि हमारा क्या गलती है। तो खैर वो सब चीज़ पर मत पड़िए कि कोरोना क्या था, सिंपल सर्दी बुखार है कि क्या है, वो हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, वो सब पचड़े में नहीं पड़ेंगे। लेकिन क्यों हुआ वो समझ में आ गया आपको। चीनी गिराएंगे तो चीटी लगेगा, अगर हम चीनी नहीं खाएंगे तो 1 किलो भी कोरोना खाएंगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम चीनी खाएंगे तो कितनों मास्क लगाएंगे, कितनों डिस्टेंसिंग करेंगे, कितनों वैक्सीन लेंगे, फिर भी धरेगा। तो इसीलिए इस बात को समझना है। अमिताभ बच्चन को कैसे धरा, वो तो मरते मरते बचा, सोने के टाइम में मास्क लगाता था। जो आदमी वैक्सीन भी लिया, देखो कितना आदमी जो है कि उससे भी बीमार पड़ा। तो हम इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि वैक्सीन नहीं लीजिए, वैक्सीन लीजिए, सरकार का योजना है उसको अब लेना होगा और मास्क लगाना होगा। ये सरकार के दिशा निर्देशों को फॉलो कीजिए, लेकिन ये भी समझिए कि केवल वही दिशा निर्देश नहीं है, कुछ भगवान का भी दिशा निर्देश है, उसको भी मानिए। अन्य देवता कहते हैं तुम हमको तभी ग्रहण करना जब यूज करना है ना। 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस। हम MBBS किए, MD किए, अमेरिका से भी ट्रेनिंग लिए, क्या सीखे, 1 लाख मरीज देखे, यही सीखे कि 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। यानी कोई भी कैलोरी ले रहे हैं आप देख लीजिए, उसको खर्च कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। 1 घंटा भाषण देंगे, केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 किलोमीटर चलेंगे, केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। कैलोरी खर्च करना बड़ा मुश्किल काम है आज की दुनिया में। आदमी सब चीज़ के लिए मशीन खोज लिया, इसीलिए दिक्कत हो गया उसका जीवन। और जो है कि 3 ही लाइन है मेडिकल साइंस,
मेहनत का फल मीठा होता है, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। मेहनत कम करते बुद्धिजीवी का जीवन जीते तो दाल रोटी खा के रहो। लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठग विद्या। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमसे सलाह लेना चाहें ऑनलाइन तो आप ले सकते हैं। हमारा नंबर है 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300। और कितने बजे फ़ोन रिसीव करते हैं? 7 से 8 सुबह, 5 बजे शाम, नहीं तो 9 से 10 रात। इसी टाइम में आप फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। और बाकी जो भोजन का एहतियात बताए फ़ोन पर भी सलाह लीजिएगा, तो इसी ढंग से भोजन चेंज कीजिएगा, तभी ठीक होगा। कुछ बीमारी हो आपको ये सब चीज़ नहीं खाना होगा। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, ये सब पहले तो सबसे पहले इसको बंद कीजिए। आप दाल जम के पीना लगिए, हरा सब्जी जम के खाने लगिए। और एक बार में तो नहीं दौड़ पाइएगा, क्योंकि अभी तो आपका लंग कैपेसिटी कम है। धीरे धीरे आपका जब चर्बी गलेगा, सारा तेजाब गलेगा, तो आपको फिर से देखिएगा हम ज़्यादा सांस लेने लगे। और कुछ सांस का एक्सरसाइज होता है, वो आपको जानना चाहिए। जैसे जोर से सांस खींचिए, और उसको रोक के रखिए और तब फिर छोड़िए। तो देखिए कि ज़्यादा 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तक रोकिए। जितना रुक सकता है, जितना ज़्यादा रुकिएगा उतना अच्छा होगा। दूसरा एक्सरसाइज है, सांस को पूरा निकाल लीजिए और निकाले वाले अवस्था में फ्रीज हो जाइए, रुक जाइए और फिर लीजिए। तो ये प्राणायाम एक पहले इस नाक से लीजिए, फिर रोकिए, कुंभक रेचक, और जो है कि तो लेना है, रोकना है, छोड़ना है, लेना है, रोकना है, छोड़ना है। इस ढंग से एक्सरसाइज कीजिए तो आपका लंग का कैपेसिटी बढ़ेगा। और 6 जो है कि मिनट वॉक टेस्ट करके भी आप देख सकते हैं कि आपका वो धीरे धीरे करके कितना बढ़ रहा है। देखिएगा कि 6 आवर वॉक करते हैं तो ऑक्सीजन उतना नहीं घटता है। तो इस ढंग से भी आप देख सकते हैं। अब ऐसे खुद सोचिए, आज ना आपके पास मशीन आ गया। 2018 में थोड़ी आपके पास वो मशीन था कि जिससे आप नापते। आज सब लोग देखते हैं कि वही नापते रहता है, रात दिन वही देखे कितना ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन। अरे भाई, उस पर ज़्यादा नहीं देखिए, आपको कितना दिक्कत लग रहा है उस पर देखिए, और पूरा जाँच कराइए, पूरा जांच करिए। मैं बार बार कहता हूँ पूरा जांच कराइए। जब पूरा जांच कराइएगा तब वो बीमारी का विहंगम नज़ारा देख पाइएगा। कोई भी बीमारी अकेले नहीं आता है, अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है। और शरीर में एक होम्योस्टेसिस काम कर रहा है। ये होम्योस्टेसिस गड़बड़ाएगा, लीवर गड़बड़ाएगा तो किडनी भी खराब हो जाएगा, उसका हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा। किडनी गड़बड़ाएगा तो उसका लीवर पर भी इफेक्ट पड़ेगा, भैंसा भरसा। हार्ट गड़बड़ाएगा, लंग पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लंग गड़बड़ाएगा, हार्ट पर भी इफेक्ट पड़ेगा, दिमाग गड़बड़ाएगा, इस सब पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ समझिए। तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन, और ये सब गड़बड़ा जाएगा यदि आप भोजन गड़बड़ कीजिएगा। तो एक दिन गड़बड़ करते तो दिक्कत नहीं, तो भगवान रिजर्व दिया आपको। रोज का रोज गड़बड़ कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। भगवान 60% लीवर फालतू दिया है, 70% किडनी फालतू दिया है, 50% लंग भी फालतू दिया है। एक ही लंग से आपका काम चल सकता है। और जो है कि 50% हार्ट भी फालतू दिया, 40% दिमाग फालतू दिया। उतना परसेंट हिस्सा को खराब भी कर दिया तो भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप चेतवे नहीं कीजिएगा, गलती करते ही जाइएगा तो फिर क्या कीजिएगा? फिर तो कोई उपाय नहीं है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, इस वीडियो को इसलिए लाइक और शेयर मत कीजिए कि हमारा नाम हो। हम नाम नहीं चाहते भाई, हमको भगवान सब कुछ दे दिया, ऊपर वाले का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं। हम गुमनामी में रहना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ लोग हमसे जुड़ा हुआ है वो जान जाए। तो अगर अच्छा लगे, तो अगर आपको लगता है कि वीडियो और लोगों तक पहुँचना चाहिए तो लाइक और शेयर कीजिए। और जो है कि ये चूँकि हमारा इलाज बाकी इलाज से अलग है, बाकी जो गाइडलाइन का था वो गाइडलाइन गड़बड़ है। गाइडलाइन से मरीज कभी ठीक नहीं होगा। जो अभी क्या है, म्यूकरमाइकोसिस का गाइडलाइन अभी क्या है कि वो चला दिया पूरा, खाली जो है कि एम्फोटेरिसिन बी और जो है कि पोसाकोनाजोल सबको चला रहा है ना। लेकिन ये नहीं ध्यान दे रहा है कि उसको एंटीबायोटिक भी चलना चाहिए साथ में, एंटीवायरल भी चलना चाहिए साथ में, उसको जो स्टेरॉइड भी थोड़ा बहुत चलना चाहिए, और उसका चीनी मैनेज होना चाहिए, उसका डाइट मैनेज होना चाहिए। इस पर ध्यान ही नहीं देता लोग। यहीं से देखते हैं कि बहुत सारा मरीज गड़बड़ हो जाता है। तो अगर अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। हम हर मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच जो हम खोजे हैं वो इसके आधार पर हम हर बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। तो इसलिए हम हर चीज़ पर वीडियो बनाएंगे, आप तक वो वीडियो पहुंचेगा। तो अगर चाहते हैं कि पहुंच जाए तो इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा 2 चैनल है, एक क्रांति जैकर करके है, एक डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर करके है। तो कभी कभी कुछ चैनल को यूट्यूब रोक लगा देता है, इसलिए हम उस पर नहीं भेज पाते हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। और जो है कि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना। आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन याद रखें संयम से जीवन बिताएं।
और अपने आप को बदलें। सबसे पहले आप बीमार पड़े दूसरे के चलते नहीं, अपने चलते। गीता में कहा गया अगर अपना हमारे दुख का कारण हमको दूसरे में नजर आता है, इसका मतलब हमारे दुख का निवारण संभव ही नहीं है। हम जब तक केवल अपने आप को सुधार सकते, दूसरे को नहीं। तो दाल जम के पीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए, रोज 2 घंटा टहलिए, जमीन के नीचे उगने वाला कुछ मत खाइए, दूध नहीं पीजिए, लेकिन दूध को दही बना के 5 चम्मच रोज खाइए, बिना काम के चलिए, चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। तो धन्यवाद, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि लंग फाइब्रोसिस क्या होता। तो ये सब कीजिएगा तो आपका वो ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत रहेगा आप हमको फ़ोन कीजिए, लिखने के से ज़्यादा है कि हमको फ़ोन कीजिए, कमेंट वैसे लिख सकते हैं। धन्यवाद।